अगर हम ये कहें कि आज के वक्त में इंसान को प्यार और भरोसे के बदले सिर्फ धोखा और मौत ही मिल रही है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। आए दिन लगातार ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें कभी पत्नी तो या फिर कभी पति हैवान बने हुए हैं, जो शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी एक दूसरे की जान लेने के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। ऐसा ही एक केस कर्नाटक के उडुपी में देखने को मिला है, जहां एक औरत ने अपने पति को इतनी दर्दनाक मौत दी कि उसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने इतनी चालाकी से इस काम को अंजाम दिया कि कोई भी उस पर शक नहीं कर पाया। लेकिन फिर महिला के भाई ने उसके काले कारनामे का पर्दाफाश किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसने अपने ही सुहाग को क्यों उजाड़ा? क्या वजह थी इस कत्ल के पीछे? किस तरह एक भाई ने अपनी ही बहन का झूठ पकड़ा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। इस क्राइम की शुरुआत होती है कर्नाटक के उडुपी डिस्ट्रिक्ट से, जहां अजयकर थाने क्षेत्र में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। इस परिवार के हेड थे 44 इयर्स के बालकृष्ण पुजारी, जो अपनी वाइफ प्रतिमा और 2 बच्चों के साथ कुछ वक्त पहले ही अजयकर में आकर शिफ्ट हुए थे। हालांकि वो प्रॉपर यहाँ के रहने वाले नहीं थे, लेकिन काम के सिलसिले में मुंबई चले गए थे, जहां वो एक होटल में मैनेजर की पोस्ट पर काम करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर कोविड-19 आ गया और कई लोगों से उनकी नौकरियां छीन ली, जिनमें से एक बालकृष्ण पुजारी भी थे। वो जॉब ना होने की वजह से दोबारा अपनी फैमिली को लेकर कर्नाटक आ गए और यहाँ करकल के एक नीति कॉलेज में कैंटीन चलाने लगे, जो बढ़ते वक्त के साथ एक मजबूत पकड़ बना लेती है। यही इस मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी प्रतिमा भी उनका पूरा साथ देती है। बता दे, इन दोनों की शादी 2007 में हुई थी और कुछ वक्त बाद ही ये 2 बच्चों के पेरेंट्स बन गए थे। प्रतिमा पुजारी एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी, जो अपने बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ घर का कामकाज भी संभालती थी। इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत था कि शादी के कई साल बीतने के बाद भी इन दोनों के बीच प्यार और भरोसा बरकरार था। इसके अलावा ये अपनी हर छोटी बड़ी खुशी को सोशल मीडिया पर शेयर किया करते थे और रील्स बनाया करते थे। लेकिन कोविड की वजह से फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई थी और खर्चा बढ़ रहा था, तो प्रतिमा ने अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलने का फैसला किया ताकि बालकृष्ण की मदद कर सके। उन्होंने सबसे पहले एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया, उसके बाद अपने घर के पास ही एक सैलून खोल लिया, जहां पर वो दिन रात मेहनत किया करती थी। इधर साल 2024 अगस्त आते आते बालकृष्ण अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें लगातार उल्टियां और बुखार हो रहा था, जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। बालकृष्ण के पेरेंट्स भी उनके घर के पास ही रहा करते थे। उन्हें जब अपने बेटे की हालत के बारे में पता चला तो वो डॉक्टर के पास ले गए और मेडिसिन वगैरह दिलवाकर घर वापस ले आए। लेकिन बालकृष्ण की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। ये देख के प्रतिमा अपने भाई संदीप को कॉल करके आने के लिए कहती है, जो बालकृष्ण का साला होने के साथ साथ एक अच्छा दोस्त भी था। यहाँ तक के प्रतिमा और बालकृष्ण की जब भी छोटी मोटी लड़ाई होती तो संदीप ही ने समझाया करता और दोनों शांत हो जाते। इसलिए प्रतिमा आज भी उसे घर बुलाती है, जो बालकृष्ण को हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद साल 2024 में उन्हें बेंगलुरु के एक एएस पटेल हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, जहां 2 महीने तक डॉक्टर की देखरेख में रहकर बालकृष्ण की तबीयत ठीक होने लगती है और वो 19 अक्टूबर को अपने गांव लौट आते हैं, जहां उन्हें सही सलामत देखकर परिवार के साथ साथ प्रतिमा भी काफी खुश हो जाती है। अब धीरे धीरे बालकृष्ण को देखने के लिए उनके घर रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में पूरा घर लोगों से भर जाता है। ये देख के प्रतिमा सभी को यहाँ से जाने के लिए कहती है, क्योंकि बालकृष्ण को आराम की जरूरत थी। यहाँ तक कि वो अपने भाई संदीप को भी घर भेज देती है और खुद बालकृष्ण के पास बैठकर उनके सर पर हाथ फिराने लगती है। इसी तरह रात के 11 बज जाते हैं और बालकृष्ण के सोते ही प्रतिमा भी उनके बराबर सो जाती है। लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी प्रतिमा को नींद नहीं आती। वो करीब 3:30 बजे उठती है और पानी पीने लगती है कि तभी उसकी नजर बालकृष्ण पर पड़ती है, जो बेसुध हालत में लेटे हुए थे। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। ये देख के प्रतिमा उन्हें घबराते हुए आवाज देती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब प्रतिमा के हाथ पैर कांपने लगते हैं और उसकी हार्ट बीट भी काफी बढ़ जाती है। वो जल्दी से बालकृष्ण के पेरेंट्स को फोन करके बालकृष्ण की हालत के बारे में सब बता देती है, जिसके बाद पेरेंट्स भी बिना वक्त गवाए तुरंत यहाँ पहुंच जाते हैं और अपने बेटे को इस तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर उनके भी पसीने छूट जाते हैं। वहीं प्रतिमा भी अब रोना शुरू कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को पता चल चुका था कि बालकृष्ण इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए पूरे घर में मातम छा जाता है और चीख पुकार की आवाज मोहल्ले में गूंजने लगती है। धीरे धीरे पड़ोसियों से लेकर रिश्तेदार भी बालकृष्ण के घर में जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो बालकृष्ण को चेक करने के बाद ये कंफर्म कर देता
देता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। ये सुनते ही प्रतिमा जमीन पर सर पटक पटक कर रोने लगती है और बालाकृष्णा के घर वालों के आंसू भी नहीं थम रहे थे। वहीं जब संदीप को भी अपने दोस्त की मौत के बारे में पता चलता है तो पूरी तरह से टूट जाता है, पर हिम्मत रखते हुए प्रतिमा को संभालता है और बालाकृष्णा के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर देता है। उनकी बॉडी को नहलाकर सफेद कपड़े में लपटकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाता है। इस दौरान सभी की आंखें नम थी। अब संदीप जैसे ही अपने दोस्त को आखिरी बार देखने के लिए उसके चेहरे पर से कपड़ा हटाता है तो उसकी नजर बालाकृष्णा के गर्दन पर पड़ती है, जिस पर गहरे लाल रंग का निशान था और सेम निशान ही बालाकृष्णा के फेस पर भी था। बस तभी संदीप के दिल में शक पैदा हो जाता है और वो बॉडी को बिना आग दिए ही वापस घर ले जाता है और तुरंत पुलिस को फोन कर वहां बुलाता है, जिसके बाद पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जबकि प्रतिमा जो कुछ देर पहले ही सर पटक पटक कर रो रही थी वो एकदम खामोश हो जाती है और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है, जिसे संदीप भी नोटिस कर लेता है। इसके बाद 21 अक्टूबर को बालाकृष्णा का पोस्टमार्टम होता है और 22 अक्टूबर को बालाकृष्णा का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब क्योंकि संदीप को प्रतिमा पर पहले ही शक हो गया था तो उसे अकेले में बुलाकर पूछता है कि क्या उस रात कोई घर आया था, तो प्रतिमा साफ इनकार कर देती है। पर संदीप उसकी घबराहट को भांप चुका था और उसने बड़ी चालाकी से काम लिया और प्रतिमा से कहा कि मुझे तुम्हारे और दिलीप के बारे में सब कुछ पता है। ये सुनते ही प्रतिमा के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। उसके माथे पर पड़ी डर की लकीर ये साफ जाहिर कर रही थी कि उसका पर्दा अब फाश हो चुका है और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। इसलिए वो संदीप को सब सच बता देती है और उससे कहती है कि जिस दिन बालाकृष्णा घर लौटा था तो सभी के जाने के बाद उसने दिलीप को फोन किया और उससे कहा कि वो अब इंतजार नहीं कर सकती। उसने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और करीब 1:30 बजे दिलीप फेस को कवर करके घर में आ गया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। इसके बाद प्रतिमा उसे बालाकृष्णा के कमरे में ले गई, जहां पहुंचकर प्रतिमा ने बालाकृष्णा के हाथ पकड़े तो वहीं दिलीप ने एक तकिए से उसका मुंह दबा दिया, जिस वजह से वो झटपटाने लगा और कुछ ही मिनटों में उसने दम तोड़ दिया। ये देख के प्रतिमा ने जल्दी से दिलीप को यहाँ से जाने के लिए कहा और फिर दरवाजा लॉक कर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद वो आधी रात को उठी और नाटक करना शुरू कर दिया। उसने जल्द से बालाकृष्णा के घर वालों को फोन किया और उन्हें भी यहीं बुला लिया और उनके सामने खुद को एक दुखी पत्नी के रूप में पेश किया। वहीं पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि बालाकृष्णा की मौत हो चुकी है, लेकिन संदीप को पहले ही अपनी बहन पर शक हो गया था, इसलिए उसने सारी सच्चाई जानने के बाद प्रतिमा और दिलीप के बारे में पुलिस को बता दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ हत्या और मर्डर की प्लानिंग का मामला दर्ज किया। और जब आगे की छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि प्रतिमा और दिलीप की मुलाकात पा नाम की एक लड़की ने कराई थी, जो प्रतिमा के ब्यूटी पार्लर में अक्सर सजने संवरने के लिए आती थी और उसे गंदी फिल्में और अपने अनैतिक संबंधों के बारे में बताया करती थी। हालांकि शुरुआत में तो प्रतिमा को भी उसकी बातें काफी अजीब लगती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर उसका भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। वो अब बालाकृष्णा से बोर हो चुकी थी और किसी और व्यक्ति के साथ संबंध बनाना चाहती थी, जिसके चलते एक दिन रूपाली ने उसे दिलीप से मिलवाया और दोनों के बीच दोस्ती हो गई और ये दोस्ती जल्द ही वासना में बदल गई। प्रतिमा का ब्यूटी पार्लर इन दोनों के मिलने का अड्डा बन चुका था, जहां ये फिजिकल हो रहे थे। जो प्रतिमा पहले अपने पति बालाकृष्णा को सब कुछ मानती थी, वो अब दिलीप के सपने सजाने लगी थी और उसके साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी। लेकिन बालाकृष्णा के रहते ये मुमकिन नहीं था, इसलिए दोनों ने उसे मारने का प्लान बनाया। पर ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बालाकृष्णा अचानक मर गया तो पूरों का शक इन दोनों पर ही आ सकता है। इसलिए प्रतिमा ने दिलीप के कहने पर बालाकृष्णा के खाने में टॉक्सिक केमिकल मिलाना शुरू कर दिया, जो ब्लड कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इस केमिकल का इंतजाम दिलीप ने ही अपने दोस्त के जरिए करवाया था। अब प्रतिमा रोज बालाकृष्णा के खाने में ये केमिकल थोड़ी क्वांटिटी में मिला देती थी, जिसके चलते बालाकृष्णा की तबीयत खराब रहने लगी और ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। बालाकृष्णा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी, जिसके चलते उन्हें बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां बालाकृष्णा का 2 महीने तक ट्रीटमेंट चला और वो ठीक होकर वापिस अपने घर आ गया। पर ये बात प्रतिमा को पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उसी रात दिलीप को फोन किया और उससे कहा कि हमें बालाकृष्णा को ठिकाने लगाना होगा, क्योंकि उसके रहते हम कभी एक नहीं हो सकते। दिलीप भी इसके लिए राजी हो गया और रात के 1:30 बजे प्रतिमा के घर पहुंच गया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर बालाकृष्णा को मौत के घाट उतार दिया। प्रतिमा और दिलीप को लगा था कि उनका सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन संदीप ने पूरा खेल पलट दिया।
वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी खुलासा किया कि बालाकृष्णा को काफी वक्त पहले से ही जहर दिया जा रहा था और उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। सारी सच्चाई जानने के बाद पुलिस ने प्रतिमा और दिलीप को अरेस्ट कर लिया, जो इस वक्त जेल में है। तो आपको क्या लगता है, दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए बाय बाय।